Welcome all of you into the second lecture of Introduction to Computing by CS Academy Official. प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे और कंप्यूटर के बारे में हमने कंक्लूड किया था कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो यूज़र से इनपुट लेती है, इनपुट को प्रोसेस करती है और उस इनपुट को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट के अंदर यानी आउटपुट के तौर पे या इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोड्यूस करती है, उन तमाम डिवाइसेस को हम कंप्यूटर कहते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर हम अपने डेस्कटॉप सिस्टम्स को, अपने लैपटॉप्स को और करंटली हम अपनी स्मार्ट डिवाइसेस को भी कंप्यूटर के तौर पे इंक्लूड करते हैं। जब हम इनपुट की, प्रोसेसिंग की और आउटपुट की बात करते हैं तो हमारे पास एक और फोर्थ ऑपरेशन जो है कंप्यूटिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डेटा स्टोरेज, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली डेटा स्टोरेज के ऊपर है। डेटा स्टोरेज का जो चैप्टर है इसके अंदर जो मेन कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो बिट्स एंड देयर स्टोरेज, मेन मेमोरी, मैश स्टोरेज, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज बिट पैटर्न्स, इसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम, और जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम और इसके साथ साथ हेक्सा नंबर सिस्टम की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इंटीजर्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करेंगे, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कैसे डील करेंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ जो कंटेंट्स हैं वो इस लेक्चर के अंदर कवर होंगे और कुछ कंटेंट्स जो हैं डेटा स्टोरेज के वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज के लिए जो कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ नोन एज बिट, और बिट को हम एब्रीविएट करते हैं बाइनरी डिजिट से। और जब हम बाइनरी डिजिट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरी तौर पे ये बात आती है कि जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 और 1 हैं, और मैथमेटिकली इस बाइनरी डिजिट को या 0 एंड 1 को हम बुलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं। जब हम कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं या बुलियन वैल्यूज़ हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो हमारा डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो जो कि अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर होगा तो उसको सबसे पहले बिट पैटर्न्स में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी इनकोड किया जाएगा, ताकि हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। यानी बिट पैटर्न्स जो हैं वो हमारा जो कंप्यूटिंग सिस्टम है अंडरस्टैंड करता है, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारा डेटा है जो बिट पैटर्न्स में कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता है वो किस तरह का है, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं इसका कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं जिनको हम कैपिटल या स्मॉल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स A to Z, स्मॉल लेटर्स A to Z कहते हैं। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स जो कि हमारे पास फुल स्टॉप है, कॉमा है, अपॉस्ट्रोफी है, कोलन सिंबल है, इन्वर्टेड कॉमास है, क्वेश्चन मार्क है, इस तरह के जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स में कंसिडर होते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जिसमें हम @ साइन, हैश सिंबल, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन और इस तरह के तमाम सिंबल्स जो हैं उनको भी हम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए सबसे पहले इनकोड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी इमेजेस हैं या पिक्चर्स या फ़ोटो हैं वो भी कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए सबसे पहले उनका इनकोडिंग का प्रोसेस होगा।
इसी तरीके से जो हमारी वीडियोस हैं कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर जब स्टोर होती हैं तो वो भी बिट पैटर्न्स में पहले कन्वर्ट होती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑडियो फाइल्स होती हैं, यानी ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, उनको भी कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर होने के लिए या सेव होने के लिए उनको बिट पैटर्न्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और जब तक डेटा हमारा बिट पैटर्न्स में यानी 0 1s के फॉर्मेट में नहीं आएगा, हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब हम बिट्स की बात करते हैं या बाइनरी डिजिट की बात करते हैं तो मैथमेटिकली हम इन बिट्स को यानी 0 1 को बूलियन वैल्यूज़ भी कहते हैं। ये जो बूलियन वैल्यूज़ हैं हमारी और कंप्यूटिंग सिस्टम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इन बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ बूलियन ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। यानी जब हम बिट्स को स्टोर करेंगे तो उनके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स की अगर बात करें तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, या कुछ अलजेब्रिक जो फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स हैं वो भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इन बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ बूलियन ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे भी बात करेंगे। और उससे पहले कि हम उन ऑपरेशंस की बात करें, सबसे पहले हम इस बात को कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी बिट्स हैं यानी 0 और 1, 0 को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स वैल्यू के साथ या ऑफ के साथ, और इसी तरीके से जो हमारी बिट वैल्यू 1 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू के साथ या ऑन के साथ, यानी फॉल्स बिट होगी या ट्रू बिट होगी, ऑफ बिट होगी या ऑन बिट होगी। इस तरह से जो हमारे पास बूलियन वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन होगा, जैसे भी हमने बात की थी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उन ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी मैनिपुलेशन परफॉर्म होगी इन ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ के ऊपर, और जो मैनिपुलेटर इसके ऊपर अप्लाई होगा उनको हम बूलियन ऑपरेशन कहते हैं। और कुछ जो बूलियन ऑपरेशंस, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एक्सक्लूसिव और या एक्स और ऑपरेटर है, और इसके अलावा नॉट ऑपरेटर है जो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बूलियन ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि अब लेटर ऑन उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन करंटली हमारी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो एंड ऑपरेटर के ऊपर, और ऑपरेटर के ऊपर, और एक्स और ऑपरेटर के ऊपर, और इसके साथ साथ नॉट ऑपरेटर के ऊपर रहेगा। बूलियन ऑपरेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेशन के ऊपर या एंड ऑपरेटर के ऊपर। एंड ऑपरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक ये है कि जो आपकी इनपुट्स होंगी एंड ऑपरेटर की, उसमें अगर ऑल इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। यानी अगर इनपुट पे ऑल ज़ीरोज़ होंगे या 0 1 का या 1 0 का कोई कॉम्बिनेशन होगा तो उस सूरत में हमें आउटपुट पे हमेशा 0 मिलेगा। यानी एंड ऑपरेटर से अगर हमें आउटपुट पे 1 चाहिए होगा तो हमें इनपुट्स पे हर सूरत में 1s चाहिए होंगे, या इनपुट पे अगर हमें 1 मिलेंगे तो उसी सूरत में हमें आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 आउटपुट पे मिलेगा। जो हमारा और ऑपरेशन है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि अगर इनपुट्स में से कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक केस है जिसमें आपकी इनपुट वैल्यूज़ ज़ीरोज़ होंगी, यानी ऑल ज़ीरोज़ हैं, तो उस सूरत में आपका जो आर ऑपरेटर है या आर ऑपरेशन है 0 प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज़
कोई भी केस होगा, यानी ऑल वंस होंगे या 0 1 या 1 zeros के कोई कम्बिनेशन अगर होंगे तो और ऑपरेशन या और ऑपरेटर आपका हमेशा आपको आउटपुट पे 1 ही प्रोड्यूस करके देगा। इसके बाद हम बात करते हैं XOR ऑपरेशन की। तो XOR या एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन जो है, इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक क्या है कि अगर इनपुट पे ऑल ज़ीरोज़ हैं या ऑल वंस हैं तो आउटपुट पे हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगा। और इसके अलावा अगर इनपुट पे ज़ीरोज़ और वंस या वंस एंड ज़ीरोज़ का कोई कम्बिनेशन है तो उस सूरत में आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। यानी ऑल इनपुट्स अगर ज़ीरोज़ हैं, ऑल इनपुट्स वंस हैं तो उस सूरत में आउटपुट 0, और अगर इनपुट पे 0 और 1 का कोई कम्बिनेशन होगा तो उस सूरत में आपको आउटपुट पे हमेशा 1 मिलेगा। जो हमारा फोर्थ ऑपरेटर है दैट इज़ नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब नॉट ऑपरेटर एक्टिवेट होगा तो उसकी इनपुट पे अगर आपके पास 0 है तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा, और अगर इनपुट पे 1 है तो नॉट ऑपरेटर उस 1 को आउटपुट पे 0 कर देगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर सिंपली आपकी जो इनपुट्स हैं उनको रिवर्स करेगा या इन्वर्ट करेगा, यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जी यहाँ पे जो हमारे बूलियन ऑपरेशंस हैं एंड और एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और, तो इन ऑपरेटर्स को हमने 2 इनपुट्स के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और आउटपुट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में हमारे पास यूजुअली सिंगल इनपुट आती है और सिंगल ही आउटपुट जनरेट होती है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं टेबल की फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखें कि एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और एक्सक्लूसिव और है, तो इसको हम 2 इनपुट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर के केस में अगर दोनों इनपुट्स जो हैं यहाँ पे 1 हैं तो उस सूरत में हमें आउटपुट 1 मिलेगी, अदरवाइज हमारे पास आउटपुट पे हमेशा 0 होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो और ऑपरेटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने ये बात की थी कि अगर इनपुट्स पे कोई भी वैल्यू 1 होगी, यानी इनपुट में कोई एक भी वैल्यू 1 होगी तो हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा, और अगर दोनों इनपुट्स पे 0 होगा तो उसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। और जो एक्सक्लूसिव और है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक हमने ये देखा था कि अगर ऑल इनपुट्स सेम होंगी, यानी 0 ज़ीरोज़ हैं या 1 1 है, तो उस सूरत में आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। और अगर अल्टरनेट वैल्यूज़ हैं, यानी 0 है या 1 है या 1 और 0 का कोई कम्बिनेशन है, तो उस सूरत में आपको आउटपुट पे जो है वो 1 मिलेगा। और नॉट ऑपरेटर जैसे हमने बात भी की कि नॉट ऑपरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनपुट को इन्वर्स कर देता है या रिवर्ट करता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा कि इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट पे आपको नॉट ऑपरेटर जो है वो 1 देगा, और अगर इनपुट पे 1 आएगा तो आउटपुट पे जो हमें नंबर मिलेगा या डिजिट मिलेगा, बाइनरी डिजिट मिलेगी, वो 0 मिलेगी। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी बूलियन ऑपरेशंस होते हैं इनकी एक ख़ास शेप होती है, ठीक है। तो वो आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करनी है, क्योंकि इनकी शेप्स जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपका जो एग्ज़ामिनर है वो इनकी शेप्स के ऊपर आपकी एवेल्यूएशन कर रहा होता है। ओके जी, जो बूलियन ऑपरेशंस हैं इनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सर्किट्स बनाते हैं, और इन बूलियन ऑपरेशंस को हम बेसिकली लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। और इन लॉजिक गेट्स को या बूलियन ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए जो हम सर्किट बना सकते हैं उनमें से एक फ्लिप फ्लॉप भी है। और फ्लिप फ्लॉप की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप जो है जब एग्जीक्यूशन में होगा तो 1 बिट को अपने पास स्टोर कर सकता है। यानी 1 बिट का मतलब ये हुआ कि ये 0 या 1 अपने पास स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो फ्लिप फ्लॉप है इसके पास कुछ इनपुट्स होंगी और उन इनपुट्स को यूज़ करते हुए ये एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जो कि 0 और 1 हो सकती है। और ये वैल्यू जो है फ्लिप फ्लॉप के अंदर कांस्टेंट रहेगी उस वक्त तक जब तक कि पल्स जनरेट नहीं होगी। और जब एक पल्स जनरेट होगी तो सर्किट जो कोई नया सर्किट होगा उसकी तरफ से दोबारा से कोई वैल्यूज़ आएंगी और इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर कोई नई वैल्यू स्टोर हो सकेगी। ओके जी, और इसकी जो एक इनपुट लाइन है वो यूज़ की जाती है वैल्यू 1 को स्टोर करने के लिए और जो सेकंड इनपुट लाइन है वो यूज़ की जाती है वैल्यू 0 को स्टोर करवाने के लिए। और अगर दोनों वैल्यूज़ यानी दोनों इनपुट्स अगर आपकी 0 हो जाएंगी तो जो लास्ट नोन वैल्यू है या लास्ट स्टोर्ड वैल्यू होगी वो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो प्रिजर्व करेगा। ओके जी, आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि ये एक सर्किट है जो कि फ्लिप फ्लॉप के तौर पे हम इसको कहते हैं, जिसमें आपके पास कुछ लॉजिक गेट्स हैं और इस फ्लिप फ्लॉप के पास 2 इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स की बेस पे एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों इनपुट्स यानी 1 और 0 जो इनपुट पे है फ्लिप फ्लॉप की, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे अब आपको पता चलेगा कि जो 1 है, क्योंकि और ऑपरेटर के बारे में हमें पता है कि अगर कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो वो आउटपुट पे 1 प्रोड्यूस करेगा। यानी आउटपुट जो और ऑपरेटर की होगी वो एंड ऑपरेटर के पास जाएगी यानी और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इनपुट है जो कि 0 है, तो 0 हमारा इन्वर्ट हो रहा है यानी नॉट ऑपरेटर के थ्रू 1 के अंदर। अब एंड ऑपरेटर के पास दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 1 हो जाएंगी और हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो 1 प्रोड्यूस करेगा और हमारा ये जो फ्लिप फ्लॉप है आउटपुट पे हमेशा 1 प्रोड्यूस करता रहेगा 1 और 0 के केस में। यहाँ पर जो हमारी पहली इनपुट थी जो और ऑपरेटर के अंदर जा रही थी उसको हमने 0 कर दिया है और हमें पता है अभी जो हमने थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट देखा फ्लिप फ्लॉप के बारे में तो वो ये था कि अगर हमारे पास 1 और 0 या 0 और 1 होगा तो वैल्यू चेंज होगी सर्किट की, लेकिन अगर 0 0 आ जाएगा इनपुट्स पे तो लास्ट जो नॉन वैल्यू होगी उसको प्रिजर्व करेगा आपका फ्लिप फ्लॉप। तो अब इसके मुताबिक देखें कि हमारे पास जो और ऑपरेटर की इनपुट थी जो कि 1 थी, अब उसको 0 कर दिया गया है। तो अब हमें पता है कि जो एंड ऑपरेटर से आउटपुट आ रही है वो 1 है और ऑपरेटर जो है वो उसकी जो एक इनपुट है वो 0 है। अब 0 और 1 का जो इनपुट है वो और ऑपरेटर को जब जाएगा तो आउटपुट पे 1 मिलेगा और इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड इनपुट है वो ऑलरेडी 0 है तो 0 जब इन्वर्टर से गुजर रहा है तो वो भी 1 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेटर को हमेशा 1 1 मिलता रहेगा और जो एंड ऑपरेटर है वो हमेशा आउटपुट पे 1 ही प्रोड्यूस करता रहेगा इस केस के अंदर। और अल्टीमेटली जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो लास्ट जो हमारी आउटपुट थी या नॉन वैल्यू थी जो कि 1 है वो प्रोड्यूस करता रहेगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक अगर हमने इस वैल्यू को चेंज करना है तो हमें इनपुट पे जो वैल्यूज़ हैं जो कि 0 0 हैं उनको हमें अब चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारी पहली वैल्यू अगर देखें तो पहले भी 1 थी तो इस केस में अगेन यहाँ पर 1 ही प्रोड्यूस करेगा अगर हम 0 को 1 से रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर हमारी जो सेकंड इनपुट है उसको अगर हम 0 से 1 रिप्लेस कर दें तो अब इसकी एक नई वैल्यू प्रोड्यूस होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू आउटपुट पे चेंज हो जाएगी। मेन मेमोरी कंसिस्ट कर रही होती है बहुत सारे सर्किट्स के ऊपर जैसे कि फ्लिप फ्लॉप्स हैं और ये जो सर्किट्स हैं वो एक वक्त में एक सिंगल बिट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
और ये जो लार्ज नंबर ऑफ बिट्स होंगी जो कि स्टोर हो रही हैं किसी सर्किट के अंदर, या ये जो लार्ज नंबर ऑफ सर्किट रिजर्वायर है, जब इसको कलेक्टिवली हम बात करते हैं तो हम कंप्यूटर सिस्टम की या मशीन की मेन मेमोरी कहते हैं। ये मेन मेमोरी जो है इसको हम समटाइम्स प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसका जो वेल नोन नेम है, साइंटिफिक नेम है, जो उसको हम रैम बोलते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम दिया जाता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की या प्राइमरी मेमोरी की या रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम की, तो जो हमारी मेन मेमोरी है इसके अंदर हमें पता है कि मेन मेमोरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। और मेन मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर या प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो सेल्स के फॉर्मेट में सेव किया जाता है। और जो हमारे सेल्स हैं वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहे होते हैं 8 बिट्स के ऊपर, यानी 8 बिट्स को मिला के तो हमारे पास एक बाइट बनती है। यानी किसी एक सिंगल कैरेक्टर को सेव करना हो अगर हमने, तो उसकी 8 बिट्स के साथ जो है हम रिप्रेजेंटेशन करके तो हम एक सेल के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। इसके मुताबिक जो हमारी 8 बिट्स बनती हैं उसमें हमारे पास ज़ीरोज़ और 1 का कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, और इसके जो हायर एंड के ऊपर जो बिट होती है हम उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम देते हैं, और जो लोअर एंड पे हमारे पास बिट होती है हम उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम देते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो सेल्स के अंदर स्टोर होता है। अब सेल्स के अंदर जब डेटा स्टोर होगा तो हमें एक जो है इशू फेस करना पड़ेगा, वो ये है कि आपने डेटा तो स्टोर कर दिया लेकिन वो डेटा आप दोबारा से एक्सेस कैसे करेंगे। तो डेटा एक्सेस करने के लिए हमारे डेटा के साथ सेल एड्रेस भी होता है, और ये जो सेल एड्रेस है ये यूनिक नेम होता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर। और ये जो मेन मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं ये बेसिकली नंबर्स के फॉर्मेट में होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट करते हैं और n नंबर ऑफ सेल्स तक जाते हैं। यानी जितनी मेमोरी की कैपेसिटी होगी, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उतने नंबर ऑफ सेल्स यानी कि एक न्यूमेरिक नंबर में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब सेल्स को नंबर्स असाइन हो जाते हैं यानी न्यूमेरिक नंबर्स असाइन हो जाते हैं तो उन मेमोरी सेल्स को जो है जो उन मेमोरी सेल्स के ऊपर जब एक डेटा को स्टोर कर दिया जाता है तो अब कंप्यूटिंग सिस्टम से जब उस डेटा को दोबारा एक्सेस करना होता है तो उसमें हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो सेल एड्रेसेस हैं वो सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उस डेटा को रिट्रीव करना या उसको एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे सेल्स के अंदर डेटा होगा वो हमारा बाइनरी नंबर्स की फॉर्मेट में होगा, यानी 0 एंड 1 का कम्बिनेशन होगा, और जो सेल एड्रेसेस हैं उनको हम यूजुअली हेक्साडेसिमल नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्लाइड के अंदर कि हमारे पास जो मेमोरी है उसके कुछ सेल्स हैं और हर सेल के अंदर कुछ डेटा मौजूद है, और उस डेटा को अपनी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए या उसको रिट्रीव करने के लिए हमें सेल एड्रेसेस रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि अगर सेल एड्रेस नहीं होगा तो अगर आप डेटा किसी भी लोकेशन पे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे तो उसको फिर दोबारा से एक्सेस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो जो भी हमने बात प्रीवियसली डिस्कस भी की प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर कि हमारा जो सेल्स हैं उसके अंदर जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो सेल्स के साथ हमारे पास कोई यूनिक नेम ऑफ दी सेल जो है, जो कि सेल एड्रेस के तौर पे हम जिसको कह रहे हैं, उसको एसोसिएट करना भी ज़रूरी है ताकि हम मेमोरी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उनको हम इजीली एक्सेस कर सकें
अपनी डेटा स्टोरेज के लिए या डेटा की रिट्रीवल के लिए। जो मेन मेमोरी की टाइप्स हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की टाइप्स हैं वो बेसिकली जो अगर बेसिक फंडामेंटल इसकी टाइप्स देखें तो वो हमारे पास स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है। यानी जो मेन मेमोरी है, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर बात भी की थी कि मेन मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी हम ऐसी मेमोरी को कहते हैं कि जो सिस्टम के ऑन होने पे डेटा कंटेन करती है, और अगर सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाए या एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए तो उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। यानी जो हमारी रैम है वो डेटा को, आपके प्रोग्राम्स को या उसकी आउटपुट को जो कंटेन करेगी वो टेम्परेरीली स्टोर करेगी या कंटेन करेगी, और जैसे ही सिस्टम आपका शट डाउन होगा या किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो उस सूरत में आपकी जो मेन मेमोरी है उसकी वर्किंग भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा जो आपने स्टोर किया हुआ है या उसके अंदर किसी भी प्रोसेसिंग की वजह से रखा हुआ था तो वो वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने अभी बात की थी इसकी टाइप्स की, तो इसकी बेसिक 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है। जो स्टैटिक रैम है वो फास्ट है और एक्सपेंसिव है। डायनेमिक रैम जो है वो हमारे पास इनएक्सपेंसिव है और स्लोअर है। स्टैटिक रैम को जो सीपीयू की कैशे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हमारी जो रेगुलर रूटीन में जो हमारी मेमोरी है जो कि एक स्ट्रिप की फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर लगती है उसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं, जो कि लार्जर इन कैपेसिटी होती है। क्योंकि जिस स्लाइड में हम बात करेंगे मेजरिंग मेमोरी कैपेसिटी के बारे में, तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम का जो स्टोरेज का बेसिक यूनिट है दैट इज़ बिट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइट, और फिर उसके बाद हमारे पास जो मेजरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ किलोबाइट, और उसके बाद हमारे पास मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, इसी तरीके से फिर टेराबाइट है, और फिर उसके डिफरेंट यूनिट्स चलते जाते हैं। और जब हम किलोबाइट की बात करते हैं तो दैट इज़ 2⁻10 बाइट्स, और एज ए होल ये 1024 बाइट्स बनती हैं। और यहाँ पे एग्जांपल में जैसे देखें तो जब हम 3 KB की बात करते हैं यानी 3 किलोबाइट्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 1024 बाइट्स बनती है। और इसी तरीके से जब हम मेगाबाइट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारी दोबारा जो अगेन 2⁻, जो है वो इंक्रीज़ करेगी, जो कि 2⁻20 हो जाएगी। और जब हम गीगाबाइट में जाएंगे तो अगेन हमारे पास 2⁻ जो है वो इंक्रीज़ करेगी और 2⁻30 हो जाएगी यहाँ पे। और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी जो बाइनरी सिस्टम है, यानी जो हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम का बेस सिस्टम है जो कि 2 यानी बाइनरी डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कि 2⁻ के साथ चलता है, तो वो इंक्रीज़ करता जाएगा। आज की डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो तमाम अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।